डायबिटीज हर दूसरे घर में क्या वजह है? प्लीज प्री डायबिटीज के लिए ब्लड टेस्ट ना करवाया करें, वो टेस्ट में डायग्नोज नहीं होता। 10 से 15 साल आप प्री डायबिटिक रहते हैं तो उसके बाद वो टेस्ट में डायग्नोज होता है। ऑपरेशन वाले डॉक्टर भी आए हैं। आई डोंट अप्रूव ऑफ दैट, आई डोंट अप्रूव ऑफ ओज़ेम्पिक। वॉक करते हैं शुगर के पेशेंट्स, अब आने वाली जिंदगी में क्या असर पड़ता है? छोटी सी बात है, जवानी में इंसान को जवानी चलाती है और बुढ़ापे में इंसान को असूल चलाते हैं। खवातीन के अंदर आजकल जो है ना वो एग्स का बड़ा इशू है। ताने मिलते हैं कि वो बांझ है, वो बच्चा नहीं हो पा रहा। जो ताने दे रहे हैं उन्होंने आपके बच्चों का बिल नहीं देना। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकती तो बांझ रहें और बच्चा मत पैदा करें। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं आपका मेज़बान ज़ैन आसी और आप देख रहे हैं GNN स्टूडियोज़ पॉडकास्ट। मेरे साथ हेल्थ कोच डॉक्टर सहर चावला मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। डॉक्टर साहबा, आजकल के दौर के अंदर शुगर जो है, डायबिटीज़ हर दूसरे घर में, हर तीसरे फ़र्द को होती जा रही है। बच्चे भी इसका शिकार हो रहे हैं। क्या वजह है? हमारा डाइट प्लान क्या होना चाहिए? इस पर थोड़ा सा तफसीली बताएं हमारे नाजरीन को। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। और मैं बहुत खुश हूँ दिल से कि आप लोगों ने इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक का इंतखाब किया है। आपने प्रॉपर सोचा है कि इस बारे में बात होनी चाहिए। बच्चे भी शिकार हो रहे हैं, बड़े भी शिकार हो रहे हैं। जो बच्चों में डायबिटीज़ होता है वो डिफरेंट टाइप का होता है। इस पर इंशाल्लाह भी हम काफ़ी डिटेल में बात करते हैं। वो टाइप 1 डायबिटीज़ होता है। जो बड़ों में डायबिटीज़ होता है वो टाइप 2 डायबिटीज़ होता है। जो टाइप 1 डायबिटीज़ होता है वो मोस्टली लाइफस्टाइल की वजह से नहीं होता, वो एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। यानी जिस्म का जो दिफा सिस्टम है, इम्यून सिस्टम है, वो अपने ही खिलाफ हो गया है और अब उसने जिस्म के उस ऑर्गन में जिसने वो हार्मोन बनाना था जो ब्लड के शुगर को संभालता है, उस ऑर्गन को पेंक्रियास कहते हैं और उस हार्मोन को इंसुलिन कहते हैं। उस ऑर्गन के अंदर जो उस हार्मोन को बनाने वाले सेल थे ना, उसको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। इस डायबिटीज़ को जनाब कहा जाता है मोडी, मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ ऑफ द यंग, यानी टाइप 1 डायबिटीज़। और ये वो डायबिटीज़ है जो 17 से 18 साल की उम्र तक होता है। इसको जुवेनाइल डायबिटीज़ भी कहा जाता है। जहाँ पर इससे रिलेटेड जो वजह है वो ज़्यादा जेनेटिक है, वो ऑटो इम्यून है। लेकिन ख़ास करके वो ख़वातीन जिनको प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ हो जाता है, जिसको गेस्टेशनल डायबिटीज़ कहा जाता है, और मोस्टली गेस्टेशनल डायबिटीज़ अपनी लापरवाहियों की वजह से होता है। अब इंशाल्लाह जब टाइप 1 टाइप 2 पे बात करते हैं तो फिर गेस्टेशनल पे भी आते हैं। उनके बच्चों में ज़्यादातर चांसेस होते हैं टाइप 1 डायबिटीज़ होने के। अब जी हम आ गए उस डायबिटीज़ पे जो बहुत ज़्यादा कॉमन है। वो जो लापरवाही आपने बताई है वो क्या? लापरवाही बहुत सारी आपके पास हैं। सबसे बुरी जो आदत है जो आपको डायबिटीज़ और प्री डायबिटीज़ पे भी प्लीज़ बात कीजिएगा, उसकी तरफ लेके जाती है, दैट इज़ स्नैकिंग। अब स्नैकिंग से क्या होता है? हमारे यहाँ पे नॉर्मली जब आप डाइट चार्ट्स बनवाने चले जाएँ, अगर ऐसे लोगों से जिनको अपने सब्जेक्ट पर ग्रिप नहीं है, तो आपको बहुत सारे स्नैक्स लिख के दे देते हैं। आप जितनी भी बार खाना खाते हैं, जितनी भी बार स्नैक खाते हैं, आपके ब्लड को इंसुलिन हिट मिलती है। हमारे जिस्म को अननेसेसरी गैर ज़रूरी इंसुलिन हिट पसंद नहीं है। आपको पता है अल्लाह ताला ने इंसान की बॉडी बनाई थी लड़ने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, थ्राइव करने के लिए। ये जो ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स एक स्टैट निकल रहा है ना कि लोगों का कद छोटा हो रहा है, लोगों का लाइफ स्पैन छोटा हो रहा है, इसकी वजह ये है इंसान की ज़िंदगी में सहूलतें बहुत ज़्यादा आई हैं ना, तो अल्लाह ताला ने इंसानी जिस्म को जिस तरह प्रोग्राम किया हुआ था ना कि तुमने लड़ना है, तुमने सर्वाइव करना है। पुराने ये स्टोन्स के ज़माने की मैं आपको बात कर रही हूँ, लेकिन इसकी साइंटिफिक रीज़न मैं आपको समझाती हूँ। उस ज़माने में लोग किस तरह सर्वाइव करते थे? शिकार करके, हंट करके, अपने खाने के लिए तगोदो करते थे, फिर खाते थे। आप क्या करते हैं जी? कॉल करते हैं और डिलीवरी आ जाती है, और ये डिलीवरी का सिलसिला चलता चला जाता है। वो खाना हजम होता था, वहाँ पे स्नैकिंग नहीं होती थी। शिकार कब होता था खाने का? जब भूख लगती थी। अब क्या कोई इंतज़ार करते हैं भूख लगने का खाना खाने के लिए? नहीं करता। अब आ जाते हैं जी इसकी साइंस की बात पे। ये जो अननेसेसरी स्नैकिंग होती है, ब्लड को इंसुलिन हिट देती है। इंसुलिन हिट से सबसे पहली गलती है, मैं आपको बता रही हूँ, शुरुआत होती है प्री डायबिटीज़ की। सबसे पहले मैं नाज़रीन को बताती चलूँ कि प्लीज़ प्री डायबिटीज़ के लिए ब्लड टेस्ट ना करवाया करें। वो टेस्ट में डायग्नोज नहीं होता। 10 से 15 साल आप प्री डायबिटिक रहते हैं तो उसके बाद वो टेस्ट में डायग्नोज होता है। 10 से 15 साल, मतलब ये लोगों को नहीं पता नहीं पता। जो लोग मेरा यूट्यूब चैनल फॉलो करें शायद उनको पता। मुझे बड़ी खुशी होती है, लोग मुझे कॉल करके प्रोबायोटिक का नाम लेते हैं, प्री डायबिटीज़ का नाम, मतलब माशाल्लाह लोगों को अब ये टर्म समझ आ गई है, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन मोस्टली लोगों को हमारे पास नहीं पता। इससे जब मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं ना और वो सिर्फ मुझे सिम्टम्स बताते हैं कि फॉर एग्जाम्पल थकावट हो रही है, ब्रेन फॉग हो रहा है, प्यास ज़्यादा लग रही है, पेट निकल आया है, हाथों पैरों में सुइयाँ चुभ रही हैं, कुछ क्लासिकल सिम्टम्स होते हैं प्री डायबिटीज़ के। लेकिन डॉक्टर साहर हमारा HbA1c तो नॉर्मल था। मैं कहती हूँ खुश ना हो कि नॉर्मल था, ये सारे सिम्टम्स हैं, प्री डायबिटीज़ हो गया है, प्रॉब्लम आ गई है, अब इसको रिवर्स करना है। प्री डायबिटीज़ है क्या?
टेक्निकली है क्या सेल के लेवल पे, ये मैं बताना चाहती हूँ, क्योंकि उसके बाद ही उसका इलाज समझाया जा सकता है। मुझे भी लगता है कि ये सिम्टम्स हैं और मैं अब ज़्यादा गौर से सुनना चाह रहा हूँ कि इसका हल क्या है। फिर आपको इन कुछ चंद मिनटों पे इसका इलाज भी बता देते हैं। प्री डायबिटीज़ मुतरादिफ है इंसुलिन रेजिस्टेंस के। इंसुलिन रेजिस्टेंस होती क्या है? इंसुलिन हार्मोन ने ग्लूकोज लेके जाना होता है मेरे फैट्स, हम सब के फैट सेल में, चर्बी के सेल में और मसल के सेल में। अब होता क्या है कि जब वो सेल फूलता जाता है, या बहुत ज़्यादा स्नैकिंग करते जाते हैं और पेंक्रियास को छेड़ते रहते हैं कि तुम इंसुलिन निकालो। एक बच्चे को बार बार डांटो तो वो क्या करेगा? ढीठ हो जाएगा। सेल को बार बार इंसुलिन क्या मिलेगा, वो उसको रिस्पॉन्स करेगा, वो उसको रिस्पॉन्स देना छोड़ देगा। अब इंसुलिन क्या करता है, सेल के ऊपर ताला होता है, इंसुलिन उसकी चाबी होता है, वो उसको खोलता है। फैट सेल, चर्बी के सेल के अंदर ग्लूकोज जाता है, मसल सेल उसके अंदर ग्लूकोज जाता है। अब होता क्या है कि जब बार बार आप उसको ये हिट देते हैं, वो ताला खुलना बंद हो जाता है। वो ग्लूकोज को कहता है तुम बाहर ही रहो, ब्लड ग्लूकोज रेज होना शुरू हो जाता है। इसको क्या कहते हैं जब ब्लड में ग्लूकोज रेज हो? इसको डायबिटीज़ कहते हैं, इसको प्री डायबिटीज़ कहते हैं। तो अगर इसको रिवर्स करना है तो क्या करना है? इसको रिवर्स करना है तो बाहर से आपने दवाइयाँ लेके अपने आप को छलावा नहीं देना कि ब्लड में ग्लूकोज नीचे चला गया। दवाइयाँ नहीं लेनी? नहीं, मेरे क्लाइंट्स माशाल्लाह, मैं ये बात पब्लिकली कह रही हूँ, ऑन रिकॉर्ड कह रही हूँ कि मेरा पेज पब्लिक है फेसबुक का, यूट्यूब का, कि मेरे क्लाइंट्स का डायबिटीज़ मैं बगैर दवाइयों की रिवर्स करती हूँ। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह के फजल से मैंने इंसुलिन भी छुड़वाई है, मैंने दवाइयाँ भी छुड़वाई हैं और पब्लिकली मैं ये बात क्लेम कर रही हूँ। एक तो ऑपरेशन वाले डॉक्टर भी आए हुए हैं कि ऑपरेशन के जरिए भी जो है वो हो जाता है। I don't approve of that. I don't approve of Ozempic. Oops, I'm so sorry. ठीक है, अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो आपने रिवर्स किस तरह। अब इसका इलाज कैसे होगा? इसका इलाज तो तब होगा ना जब मैं ताले की शेप ठीक करूँगी। ताले की शेप कैसे ठीक होती है? जब आप स्नैकिंग छोड़ते हैं तो 12 घंटे तक, फॉर एग्जांपल अगर आप कुछ नहीं खाते ना, बॉडी के पास कोई चारा नहीं रहता सिवाय इसके कि वो इंसुलिन लेवल्स को बॉडी में ज़ीरो पे ले जाए। जब बॉडी में, इसीलिए इंटरमिटेंट फास्टिंग इसका इलाज है, जब बॉडी में इंसुलिन लेवल ज़ीरो पे जाता है, चर्बी और मसल का सेल अपनी ओरिजिनल साइज़ में आना शुरू हो जाता है। अब ये सेल के ऊपर ताला लगा हुआ था, ये अपने ओरिजिनल साइज़ में आएगा तो ताला क्या होगा? अपनी वापस शेप में आ जाएगा। इंसुलिन दोबारा से उसको खोलना शुरू कर देगी। तो इलाज ये हुआ या इलाज दवाई जिससे ग्लूकोज नीचे आ रहा है? इलाज कौन सा हुआ? फास्टिंग। इलाज तो फास्टिंग हुआ, लेकिन फास्टिंग के साथ भी हर एक का डायबिटीज़ डिफरेंट है, हर एक की बॉडी डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल जब मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, मैं उनके पूरे चार्ट्स, वो मॉनिटर भी उन्होंने किए होते हैं, मैं खुद भी मॉनिटर कराती हूँ कि ट्रीटमेंट मॉडलिटी क्या है, यानी वो ट्रीटमेंट कौन सा ले रहे हैं। क्या वो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ले रहे हैं, क्या वो इंसुलिन ले रहे हैं, वो कर क्या रहे हैं, और इंसुलिन भी ले रहे हैं तो कौन सी ले रहे हैं? रैपिड एक्टिंग ले रहे हैं, शॉर्ट एक्टिंग ले रहे हैं, इंटरमीडिएट ले रहे हैं, कितने यूनिट ले रहे हैं, किस वक्त ले रहे हैं? तो ये आपने खुद से नहीं करना, ठीक है? आपको जिस पे भी, मेरे क्लाइंट्स को जिस तरह मुझ पे भरोसा है, आपको अपने जिस डॉक्टर पे भरोसा है, आप उनके मशवरे से चलें। बट इन जनरल रूल ऑफ थंब फॉर एवरीवन इज़ इंटरमिटेंट फास्टिंग ही हल है। लेकिन ये जो प्री डायबिटीज वाले हैं उनके लिए बताएं जिनको ये सारे इलामात है, पेट तो हर दूसरे बंदे का निकला हुआ है। तो हर दूसरे बंदे अगर कोई गलत चीज़ करे तो वो चीज़ ठीक थोड़ी हो जाती है। लेकिन उसके लिए फास्टिंग कितनी देर, अगर फास्टिंग बिगिनर जिसने कभी नहीं की है और जिसका बार बार दिल बैठता है खाने से, 14 घंटे से वो स्टार्ट करे, क्योंकि कुछ ऐसे लोग होते हैं ना डेली 14 घंटे। हाँ, डेली 14। मुझे 12 साल हो गए इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हुए। वो जो रमजान का महीना आता है वो ठीक नहीं है। रोजे कभी बड़े होते हैं, रोजे कभी छोटे होते हैं, लेकिन अगर आपने अभी आपके सुनकर दिल को कुछ हो रहा है कि मैं डेली 14 घंटे नहीं खाऊंगा, अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। और आपको पता है इसका सिर्फ ये फ़ायदा नहीं है कि आपका ग्लूकोज जो है वो ठीक होता है, आपको पता है आपकी मेमोरी कितनी ठीक होती है। आपको पता है जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, आपकी आंतें एक केमिकल बनाती हैं जिसको BDNF कहते हैं। BDNF का मतलब है ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर। ये एक प्रोटीन है, एक पेप्टाइड है जो कि आपके दिमाग का लर्निंग, अटेंशन, मेमोरी, फोकस, कंसंट्रेशन इंप्रूव करता है। ये केमिकल एक और काम भी करता है। इंसान का हाफजा उतना ही तेज़ होता है जितनी उसके दिमाग में एबिलिटी हो नर्व्स में ब्रांचेस, शाखें ज़्यादा छोड़ने की। शाखों को मेडिकल लैंग्वेज में डेंड्राइट्स कहा जाता है। आपका BDNF आपके दिमाग को, इसका आप अपना हाफजा इंप्रूव करना चाहते हैं ना, आप चाहते हैं आपको सब कुछ याद रहे, आप इंटरमीडिएट फास्टिंग को अपना ज़ाब्ता हयात बना लें, आपका हाफजा नीचे जाएगा ही नहीं। ये डॉक्टर सहर चावला आपको गारंटी देती है। बड़ी खूबसूरत बात कह रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, वॉक करते हैं जितने भी शुगर के पेशेंट्स हैं, बड़ी ज़्यादा वॉक करते हैं, तो क्या खाना खा के सो जाना, जो हमारे जैसे नौजवान हैं जिनको अभी तक ऐसा इशू नहीं है, वो खाना खाते हैं सो जाते हैं, तो इसका आने वाली ज़िंदगी में क्या असर पड़ता है? शुगर हो जाती है फिर? जी, छोटी सी बात है, जवानी में इंसान को जवानी चलाती है और बुढ़ापे में इंसान को असूल चलाते हैं। कामयाब इंसान कौन है? जिसका बुढ़ापा अच्छा होता है, क्योंकि जिसको जवानी में जवानी चला रही थी ना और असूल नहीं चला रहे थे, उसका बुढ़ापा कभी अच्छा नहीं हो सकता। तो जिसका बुढ़ापा अच्छा, मैं उन लोगों से बहुत इंप्रेस होती हूँ। इसका मतलब है जवानी में भी उन्होंने अपने असूलों को जवानी के जोश पे हावी रखा। इसका एक इखलाकी जवाब तो, मॉरल जवाब तो ये है, और इसका साइंटिफिक जवाब भी मैं आपको दे देती हूँ कि आपके जो गट है ना, उसको
वज़न पसंद नहीं है, आपके मैदे को सोने से पहले बहुत ज़्यादा प्रोटीन पसंद नहीं है। आपके खाने के 3 जुज़ होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। स्टमक को सबसे ज़्यादा मेहनत खाने के जिस जुज़ को तोड़ने में करनी पड़ती है और जिसके लिए सबसे ज़्यादा तेज़ाब सिक्रीट करना पड़ता है वो प्रोटीन है। और नॉर्मली हम सब पाकिस्तानी, ऑल ऑफ अस आर मीट लवर्स, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। हम सोने से पहले तिक्के शिक्के खा लेते हैं। अब सोचे पूरा रात स्टमक ने तो अपना काम करना है, और क्योंकि माशाल्लाह जिस तरह आपकी एज में आप यंग हैं, स्टमक एसिड भी दबा के सिक्रीट करता है, जो कि अच्छी बात है। आफ्टर 35 जब वो कम होना शुरू होता है इंसान तंग होता है, ठीक है। अब स्टमक एसिड सिक्रीट करता रहता है एक्स्ट्रा, तो आप सोचें रात के टाइम जब अल्लाह ताला चाहता है कि आपका गट रेस्ट करे, आपने पूरे के पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को काम पे लगा दिया, या आपने क्या किया। ऐसे लोगों में नॉर्मली आगे जाके डायबिटीज़ वगैरह तो होता ही है, लेकिन क्योंकि आपका गट आपकी ब्रेन एक्टिविटी को कंट्रोल करता है तो एंग्जाइटी भी होती है। मैं नाज़रीन को एक बात बताना चाहती हूँ कि नॉर्मली समझा जाता है कि आपके पास 2 तरह के नर्वस सिस्टम होते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक फाइट और फ्लाइट है, पैरासिम्पैथेटिक रेस्ट और डाइजेस्ट है। मैं आपको बताऊं आपके पास 3 नर्वस सिस्टम होते हैं। तीसरा एंटेरिक नर्वस सिस्टम होता है जो गट का है, यानी मेरी गट कैसा काम कर रही है ये बात डिटर्मिन करेगी कि मैं यहाँ कैसा फील कर रही हूँ। आपकी एक वेगस नर्व है जो पूरे जिस्म में रन करती है, और आपके गट का, मेरे पास पेशेंट्स भरे हुए हैं जिनके गट का बैक्टीरिया ख़राब था और वो फजूल में इतने सालों से एंटी डिप्रेसेंट्स ले रहे थे। मैं ये नहीं कह रही कुछ पेशेंट्स को एंटी डिप्रेसेंट्स की ज़रूरत होती है, मगर मेरे पास इतने मिसडायग्नोस्ड केसेस आए हैं पिछले 4 सालों में जिनका सिर्फ गट का बैक्टीरिया ठीक करके हमने उनके एंटी डिप्रेसेंट्स छुड़वाए हैं। ये गट का जो बैक्टीरिया ये क्यों डिप्रेशन, चलें बात से बात निकल आई तो बात करते हैं, डिप्रेशन कर सकता है। आपका जो मूड रेगुलेटिंग न्यूरोट्रांसमीटर है ना, सेरोटोनिन, 90% वो आंतों के बैक्टीरिया से बनता है। अगर मेरी आंतों का बैक्टीरिया ख़राब कर लिया मैंने बुरी ईटिंग हैबिट से, और तो क्या मेरा मूड अच्छा हो सकता है? 90% तो मूड रेगुलेटिंग हार्मोन यहाँ बन रहा था, सिर्फ 10% यहाँ पे बन रहा था। तो लोग वो एक बड़ा फेमस स्लोगन है ना, बोन स्ट्रॉन्ग तो मैं स्ट्रॉन्ग, तो मैंने अपने डॉक्टर सहर चावला के पेज पे लिखा हुआ है गट स्ट्रॉन्ग तो मैं स्ट्रॉन्ग। ये बड़ी बात है। वैसे मैं पहली दफ़ा किसी क्रेडिबल हेल्थ कोच के सामने बैठा हूँ, मैं बहुत इंप्रेस हुआ हूँ। बहुत शुक्रिया। कि आज के बाद मैं आपका पेज ज़रूर फॉलो करूँगा। बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली हैं कि वाकई हम बिल्कुल सोचते नहीं अपने बारे में, और आपने बिल्कुल सही कहा। लेकिन डॉक्टर साहब, ये जो स्टमक ट्यूमर, ये किन खानों की वजह से हो रहा है, और आजकल के नौजवानों के अंदर तो ये बड़ी आम बीमारी है? अच्छा, स्टमक ट्यूमर या ट्यूमर इन जनरल, ट्यूमर इन जनरल का क्या मतलब है कि सेल बेकाबू हो गया, डीएनए बेकाबू हो गया, यानी सेल ने एक्स्ट्रा मल्टीप्लिकेशन शुरू कर दी, एक्स्ट्रा रेप्लिकेशन शुरू कर दी, जहाँ पे उसकी लगाम लगनी चाहिए थी वहाँ पे लगाम नहीं रख गई। या तो ये मतलब है, या दूसरा कैंसर आपके पास होता है डीएनए म्यूटेशन से, यानी डीएनए ने एक सर्टेन तरीके से ट्रांसक्रिप्ट करना था, अपना छापा बनाना था, उस तरीके से छापा नहीं बनाया, वो म्यूटेट कर गया और वो डिफरेंट तरीके से म्यूटेट कर गया। स्टमक के केस में, गट के केस में आपके पास इसकी जो पोटेंशियल, बिकॉज मैंने जब मास्टर्स किया था बायोकेमिस्ट्री में, आई एम अ डॉक्टर विद पोस्ट ग्रेजुएशन इन बायोकेमिस्ट्री एंड न्यूट्रिशन, तो उसमें हमने बहुत सारे ऑक्सीडेटिव मार्कर्स यानी जिसमें में सोजिश करने वाले मार्कर्स पे रिसर्च की थी, जिसमें आपके पास एक नाइट्रोसामीन्स थे, नाइट्रिक ऑक्साइड थे आपके पास जितने भी बारबेक्यू फूड्स हैं, जितने भी प्रोसेस्ड मीट्स हैं, घर में भुने गोश्त नहीं, वो बहुत अच्छे हैं, जितने भी आपके पास स्मोक्ड मीट्स हैं, इसमें पोटेंशियल कार्सिनोजेंस होते हैं जिनको नाइट्रोसामीन्स कहा जाता है। ये नाइट्रोसामीन्स बॉडी में जाके, मैं केमिकल नेम भी आपको बता देती हूँ, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा आपके पास कैंसर मार्कर है, और ये बॉडी में नाइट्रोसामीन्स पूरा जाके, ये जो बारबेक्यू फूड में होते हैं, इस साइकिल को छेड़ते हैं, एक्टिवेट करते हैं, यहाँ से कैंसर होते हैं। कैंसर की जेनेटिक प्रोपेनिसिटी यानी जेनेटिक ट्रेंड भी होता है, लेकिन डाइट में आपके पास जंक, आपके पास शुगर, और स्टमक कैंसर में खासकर आपके पास जितने भी डेली मीट्स हैं, जितने भी प्रोसेस्ड मीट्स हैं, जितने भी जीएमओ वाले फूड प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी बारबेक्यू प्रोडक्ट्स हैं, ऑल ऑफ देम आर रिस्पॉन्सिबल। बारबेक्यू को मैं कभी हेल्दी फूड नहीं कहती, बिकॉज बारबेक्यू में आपके पास बहुत ज़्यादा रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ होते हैं। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, ये जो आपको इतने महंगे महंगे सीरम मिलते हैं ना बाजार में, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, एंटी एजिंग, ये किस चीज़ के खिलाफ लड़ रहे होते हैं? स्किन पे ये इतने महंगे क्यों हैं? ये जिस चीज़ के खिलाफ स्किन पे लड़ रहे होते हैं उसको ROS कहा जाता है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी कहा जाता है, यानी वो छोटे छोटे केमिकल्स जो मेरे पूरे जिस्म की सेल की झलियों को तोड़ के तबाही मचा सकते हैं। तो एजिंग भी ये कॉज करते हैं ना, फाइन लाइन्स और रिंकल्स। ये आप जितना मर्जी ख़वातीन को मैं मुखातिब करी, महंगा फेशियल करा लें, आप रोज़ डोनट खाएंगी ना, आपको 30 साल की उम्र में यहाँ पे छाइयाँ आएंगी। अभी आपके प्रोड्यूसर साहब मुझे शो से पहले कह रहे थे आप वही 4 साल पहले वाली हैं। अल्लाह का शुक्र है, लेकिन इसमें इंसान की अपनी भी एफर्ट होती है। मैं शुगर से, जंक से दूर रहती हूँ। तो आपने बूढ़ा होना बहुत अच्छी बात है, आपने ग्रेसफुली बूढ़ा होना है और देर से बूढ़ा होना है, तो आप जंक से दूर रहें।
एंजाइटी और स्ट्रेस का ताल्लुक है ट्यूमर के साथ? एब्सोल्युटली एंजाइटी और स्ट्रेस का ताल्लुक है। स्ट्रेस और एंजाइटी जो है वो जिस्म में म्यूटेशन कर सकता है, अगेन डीएनए की आपके पास। फॉर एग्जांपल ब्रेन ट्यूमर के साथ तो बहुत ज़्यादा ताल्लुक है, और गट ट्यूमर के साथ भी आपके पास बहुत ज़्यादा ताल्लुक है। जहाँ पे म्यूटेशन होगी वहाँ पर ये जो आपकी सेल मल्टीप्लिकेशन है ना, जो कैंसर में बेलगाम हो जाती है, वो क्यों बेलगाम हो जाती है? अल्लाह ताला ने हर सेल के डिफरेंट सिग्नलिंग पाथवेज रखे हैं जो सेल को बताते हैं बस अब तुम्हारी साइकिल ख़त्म हो गई है, रुक जाओ, अब तुम्हारी साइकिल ख़त्म हो गई है, रुक जाओ। तो आपके पास जो स्ट्रेस होता है, वो जो सिग्नल होता है ना जिससे उसको कहना होता है साइकिल ख़त्म हो गई है, रुक जाओ, मल्टीप्लाई ना, वो सिग्नल को तोड़ देता है। तो स्ट्रेस तो हालांकि ये चीज़ जो है थोड़ा सा मेरे प्रोफेशन के उसके जाती है, लेकिन डाइट से भी बड़ी जो इलाज है दुनिया में वो खुशी है। खुशी से बड़ी कोई दुआई नहीं है। बड़ी खूबसूरत बात क्या है। डॉक्टर साहब क्या नाश्ता आप किस चीज़ का करती हैं, बता ही दें। अच्छा, नहीं मैं ज़रूर बताऊंगी। मैं अंडों की बहुत फ़ैन हूँ, लेकिन अगेन मैं हमेशा कहती हूँ कोई अनाज किसी के लिए सज़ा किसी के लिए शफ़ा होता है। मुझे देख के सब अंडे ना खाइएगा, किसी को एक एलर्जी भी हो सकती है, किसी की बॉडी में हीट स्ट्रेस भी हो सकता है ना। अगर आपको अंडे सूट करते हैं तो अंडे से बेहतरीन कोई नाश्ता नहीं है। और मैंने मल्टीग्रेन ब्रेड के खाली अंडा नहीं मैं मल्टीग्रेन ब्रेड के 2 स्लाइस लेती हूँ। मेरी तो अपनी ब्रांड है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की। चाय नहीं, चाय मैं उससे पहले लेती हूँ, बिकॉज आपको पता है जो कैफीन है वो एक बड़ा ज़बरदस्त प्री वर्कआउट प्रोटोकॉल है। चाय को कभी भी आप खाने के साथ नहीं लेते। चाय में आपके पास जितने भी वो होते हैं ना फाइटिक एसिड और इस तरह के एंटी न्यूट्रिएंट्स, वो खाने के न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब नहीं होने देते। कम से कम 2-3 घंटे पहले मैंने नाश्ते से चाय ली होती है, क्योंकि उसके बाद मैंने दौड़ लगानी होती है। खाने के बाद चाय नहीं, खाने से पहले चाय 2-3 घंटे पहले ली होती है। नाश्ते के साथ मैंने ज़िंदगी में कभी चाय नहीं ली। दूसरों को भी यही कहेंगे कि वो पहले लें। ऑफ कोर्स पहले लें, लेकिन ये है कि मैं उठती हूँ कोई सुबह 3-4 बजे और नाश्ता मैं 9 या 10 बजे करती हूँ। आपको एक टाइम, क्योंकि मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग करती हूँ, आपको एक टाइम गुजारना चाहिए नाश्ता करने से पहले। अनलेस एंड अनटिल 2 सिचुएशंस हैं इसमें। गैस्ट्राइटिस और गर्ड के कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनसे बर्दाश्त नहीं होता और उनका तेज़ाब उनको बहुत ज़्यादा तंग करता है, उनको मैं कहती होती हूँ उठते ही ले लें। और जो दूसरा केस आपके पास होता है वो डायबिटीज़ के उन पेशेंट्स का होता है जिनका ब्लड शुगर बहुत डिस्टर्ब होता है और वो नए नए मेरे पास एनरोल हुए होते हैं, तो टाइम लगता है उनकी ना फास्टिंग वो भी करने में। तो इट डिपेंड्स फ्रॉम केस टू केस। रेस्ट इट इज़ ओके टू वेट टू गेट हंग्री। आपको ना, आप सबने नोट किया होगा यहाँ पे सेट पे जितने भी लोग बैठे हैं और ऑडियंस में भी, कि सुबह 7-8 बजे एक बड़ी जोर का हंगर पैंग पड़ता है। मैं आपको बताऊँ उस हंगर, उस पे जो काबू कर लेना वो नफ्स पे काबू करता है अपने। ये भी उसके ज़ुमरे में आता है ना। ये बड़े बड़े साईं वगैरह और स्पिरिचुअल लोग भूखे रहते हैं ना इतना अरसा अपनी वो, ओशो ने बात भी की। हाँ, अपना ये नफ्स पे काबू के ज़ुमरे में आता है, स्पिरिचुअलिटी इंक्रीज़ करता है। अब जो सुबह 7-8 बजे आपको भूख लगती है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ कॉर्टिसोल। अल्लाह ताला जो है ना आपका अलर्टनेस और आपका जो स्ट्रेस हार्मोन है कॉर्टिसोल, उसको सुबह 7-8 बजे किक इन कराता है, क्योंकि अल्लाह ताला चाहता है आप उस टाइम प्रोडक्टिव हो। अब कॉर्टिसोल आपके पास क्या करता है? कॉर्टिसोल जो है वो आपके पास ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को थोड़ा सा छेड़ता है, तो उस टाइम लगती है बहुत ज़्यादा भूख। जिसने उस पर काबू कर लिया वो किसी भी चीज़ पे काबू कर सकता है। सो यू हैव टू कंट्रोल दैट। लंच में क्या लेती हैं? लंच नॉर्मली मैं एक आध फ्रूट सर्विंग लेती हूँ, और डिनर मेरा 5 बजे हो जाता है। जैसे अभी आपके इंटरव्यू के बाद में जाके डिनर कर लूँगी, जिसमें मतलब 5 बजे डिनर? दैट्स इट। 5 बजे 7-8 बजे मैं सो जाती हूँ। इनको देखने वाले भी 5 बजे ही करें, देख नहीं रहे आप, ये जैसे पहले थी अभी भी वैसे हैं और आगे भी ऐसे ही होंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह। थैंक यू। ये बिल्कुल डाइट प्लान ऐसे ही होना चाहिए जैसे डॉक्टर बता रही हैं, मैं तो खुद अब फॉलो करूँगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ख़वातीन शादी से पहले बड़ी पतली होती हैं माशाल्लाह, और शादी के बाद पहला बच्चा, तो अगर वेस्ट उनकी 28 है वो 30 पे चली जाती है, दूसरे बच्चे पे 34 पे चली जाती है, और तीसरे बच्चे पे 40 क्रॉस कर जाती है। क्या वजह है? अच्छा, एक तो सबसे बड़ी वजह ये है कि जब औरत माँ बनती है उसकी जिस्म के हार्मोन्स की ऐसी तैसी हो जाती है, तो जो उनके स्पाउसेज हैं और साथ वाले हैं वो प्लीज़ एक तो उनको थोड़ी इमोशनल सपोर्ट दें। कि जिस्म अपने बस में, ये सच है, नहीं रहता बच्चा पैदा करने के बाद। आपके पास हार्मोन्स का इस प्रेगनेंसी के बाद तो हमारे पाकिस्तान में तो इतनी बात ही नहीं होती औरत को इमोशनल और मेंटल सपोर्ट देने की। आपको पता है प्रेगनेंसी में थ्रू आउट औरत का एस्ट्रोजन बहुत ऊपर रहता है। चले यहाँ पे एक अच्छा फीज़िबिलिल्लाह मैसेज ही दे दूँ लोगों को। प्रेगनेंसी के बाद एकदम जब एस्ट्रोजन नीचे जाता है तो औरत का मूड भी नीचे जाता है, जिसकी वजह से मेजॉरिटी औरतों को पोस्टमार्टम डिप्रेशन होती है, और उन बेचारियों को घर में ये कहने तक की इजाज़त नहीं होती कि मुझे अपना बच्चा अच्छा नहीं लग रहा या मुझे माँ बनना अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि उससे उनको शेम किया जाता है। इसको कहते हैं, यहाँ पे जितनी भी ख़वातीन मेरी बात सुन रही हैं, सासें हैं, आपकी बहू जो है, आपके ज़माने में आपको पता नहीं था अब्यूज़ क्या है। आपकी जो बहू है ना उसका एस्ट्रोजन नीचे गया, उसको पोस्टमार्टम डिप्रेशन हुई है, उसको इमोशनल सपोर्ट दें। और ये मैं सारे मर्दों को भी कह रही हूँ, औरतों के हार्मोन्स उनके लिए ऑलरेडी अजाब होते हैं, प्लीज़ कम अज़ कम आप उनको सपोर्ट दें। अच्छा, अब एक तो मूड नीचे होता है, उसके बाद मेजॉरिटी ऑफ द वुमेन गलती, अच्छा मोटिवेशन भी नीचे जाती है, क्योंकि हमारे पास औरत के लिए पाकिस्तान में हर तरह की मोटिवेशन शादी करना है। शादी हो गई है
है तब उसकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है, ठीक है ना, मतलब उसका मकसद था, उसने कमाऊ लड़का ढूंढ लिया, बात ख़त्म हो गई है, ठीक है ना। तो जब आपकी पर्सनल मोटिवेशन एजेंडाज इतने गलत, तो फिर आप अपना, यहाँ पे औरतों की भी गलती है, अब उनको भी डांट रही हूँ, अपना ख्याल रखना छोड़ देती हैं। अच्छा, ये जब मूड वगैरह नीचे जाता है ना, तो उसके बाद इमोशनल ईटिंग शुरू हो जाती है, और फिर उसके बाद उस पर लगाम नहीं डालती हैं। अब होता है कि इतना ज़्यादा फिर वज़न बढ़ जाता है, और ऑफ कोर्स प्रेगनेंसी के बाद आपका मेटाबॉलिक रेट भी डिस्टर्ब हुआ होता है कि उस वेट को लूज़ करना अजाब बन जाता है। आप लूज़ कर सकते हैं, बट देन एक बार अगर आपका 20-25 किलो चढ़ गया है और आपका इस वक्त मेटाबॉलिज्म भी स्लो हो चुका है, देन इट विल बी डिफ़िकल्ट। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। इंसान को अशरफुल मखलूक़ात इसलिए कहा हुआ है ना कि वो अपने हवासों पे काबू रख सकता है, अपनी ख्वाहिशात पे काबू रख सकता है। इसके लिए फैमिली सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिन लोगों को प्रेगनेंसी के बाद बहुत लोगों को आता है, 60 to 70% लोगों को इमोशनल डाउनफॉल आता है, उनकी फैमिलीज़ अगर उनको इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करें तो वो इमोशनल ईटिंग की तरफ ना जाएं, वो उनको इनकरेज करें, उनका साथ दें बच्चा पालने में, संभालने में, तो वो अपना भी ख्याल रखेंगी। यहाँ बेचारी एक औरत की शादी होती है, उसने पूरे घर का भी काम करना है। अब तो नौकरियाँ भी करनी है औरतों ने, और अब उन्होंने घर का काम भी करना है। और नौकरियाँ अगर करनी है तो लोग ये नहीं देखते कि अगर ये बेचारी घर में रोटी लाने में हेल्प कर रही है तो कम से कम घर के काम में हम साथ दे दें। औरत वाला रोल भी प्ले करवाएंगे, मर्द वाला रोल भी प्ले करवाएंगे। अब औरत और मर्द वाला रोल भी प्ले करेगी, बेचारा बच्चा भी पालेगी, तो उसकी ज़िंदगी में एंटरटेनमेंट कहाँ बचनी है। मेरे पाकिस्तान में कौन से थीम पार्क्स हैं, ठीक है ना। उसकी ज़िंदगी में एंटरटेनमेंट क्या होगी, रात को जब पूरे ससुराल वाले सो गए, फ्रिज मैं खोल के चॉकलेट खा लूं। अब उस बेचारी को वो भी नहीं मिलेगी, तो वो क्या करेगी बेचारी है। फिर उसका वजन बढ़ जाएगा। खिलाए जाते हैं खवातीन, जो हम हामला खवातीन के लिए पंजीरियां बनती हैं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और क्या वो ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक है। मेरा तो अपना देसी घी है, अगर देसी घी अच्छा ना होता तो मेरी ब्रांड की लॉन्च करती। देसी घी का तो मैंने शोर मचाया है बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में कि इट इज़ एक्चुअली हेल्दी फॉर हार्ट। मेरे अब्बू को 3 हार्ट अटैक हो चुके हैं, मैं उनको रोज़ देसी घी का पराठा खिलाती हूँ। आटा भी मेरा अपना ही है, मेरी ब्रांड का ही है। तो देसी घी इज़ वेरी हेल्दी, एक्सट्रीम। देसी घी से आज तक किसी को हार्ट अटैक नहीं हुआ। आपको बेकरियों से हार्ट अटैक होता है, आपको फजूल की स्नैकिंग से हार्ट अटैक होता है, आपको मीठे से हार्ट अटैक होता है, आपको तले खाने से हार्ट अटैक होता है। देसी घी से किसी को हार्ट अटैक नहीं होता। खवातीन जिनके पेट बाहर निकले हुए हैं उनके लिए कोई डाइट प्लान बता दें, और साथ मर्दों को भी सबको लपेट लूँ ना बीच में। अच्छा, 3 टाइप की बेलीज होती हैं, ठीक है। एक लिवर बेली होती है, एक ये मर्दों और औरतों दोनों के लिए बात कर रही हूँ। एड्रीनल बेली होती है, एक हार्मोनल बेली होती है। दरिया को खुजे में बंद करती हूँ। तीनों बेलियों का डिफरेंट इलाज है। लिवर बेली का मतलब ये है जिन लोगों का पेट ऐसे निकला, वो अंकल होते हैं ना 40-50 साल के जो प्रेग्नेंट लग रहे होते हैं, वो लिवर बेली होती है, ठीक है। उसको फैटी लिवर कहते हैं, वो जो ऐसे वाला पेट होता है, ठीक है। लिवर बेली का इलाज ये है कि लिवर ऑलरेडी बहुत बर्डन में है, वेजिटेरियन डाइट पे चले जाएं, इंटरमिटेंट फास्टिंग में चले जाएं। हार्मोनल बेली ये औरतों में होती है ज़्यादातर। पेट ऊपर वाला ठीक है, नीचे से पाउच निकला हुआ, जैसे कैंगरू का पाउच निकला होता है ऐसे ना, इससे वो जिसको पंजाबी में कहते हैं गोगड़ बनी है, दैट इज़ द हार्मोनल बेली। हार्मोनल बेली में आपने कीटो पे जाना है और इंटरमिटेंट फास्टिंग पे जाना है। तीसरी आ गई एड्रीनल बेली। जी, बहुत आपकी ज़िंदगी ने लताड़ की है, स्ट्रेस आपको बहुत ज़्यादा है, तो आपका स्ट्रेस हार्मोन बहुत ज़्यादा हो गया, तो वो वाली जो बेली होती है ऐसे ओवरऑल राउंड शेप होती है, और नीचे वाली भी लटकी होती है, इसको कहते हैं एड्रीनल बेली। इसका इलाज आपके पास इंटरमिटेंट फास्टिंग भी है, और एडेप्टोजेनिक हर्ब्स आप अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगे। एडेप्टोजेंस मैं बताती हूँ। एडेप्टोजेंस अल्लाह ताला के बनाए वो खाने हैं जो कि जाके एड्रीनल ग्लैंड को प्यार करते हैं कि तुम टेंशन ना लो और अपने स्ट्रेस हार्मोन के लेवल ठीक करो। जैसे अश्वगंधा, जैसे शतावरी, मैंने अपना शतावरी का मिक्सचर भी लॉन्च किया हुआ है, मेरी ब्रांड होलिस्टिक विजडम बाय सहर चावला ने। जैसे आपके पास अशोका हो गया, जैसे आपके पास आंवला हो गया, मर्दों में आपके पास शिलाजीत हो गया, ये भी मेरा अवेलेबल है। मकारूट हो गया, ट्राइबलिस टेरेस्ट्रिस हो गया। मर्दों में ये कैसे ठीक करता है आपके पास एड्रीनल बेली को, शिलाजीत, मकारूट और ट्राइबलिस टेरेस्ट्रिस मर्दों का टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करता है। आदमी में डिप्रेशन की मेन वजह ही यही है। ये 40s-50s के अंकल्स को इसलिए डिप्रेशन हो, अंकल तो मैं ना ही बोलूँ, मैं तो खुद 40 के करीब हूँ, 50s के अंकल्स जो हैं इनको इसीलिए डिप्रेशन हो जाती है कि इनका टेस्टोस्टेरोन नीचे जा रहा होता है ना, मेल हार्मोन नीचे जा रहा होता है। तो अगर आप इसको बूस्ट कर देंगे, इसके लिए आपको बाहर से हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी लेने की क्या ज़रूरत है। योर मूड विल बी ओके, टेस्टोस्टेरोन बॉडी में वापस आएगा, मसल्स बनना शुरू हो जाएंगे, अंकल जवान हो जाएंगे, पेट अंदर हो जाएगा। बड़ी खूबसूरत बात की। अच्छा, अभी मैं आखिरी सवाल की तरफ जाता हूँ। डॉक्टर साहब, ख़वातीन के अंदर आजकल जो है ना वो एग्स का बड़ा इशू है, हाँ, जैसे मर्दों के अंदर स्पर्म्स का इशू है। तो मैं ये दोनों सवाल आपसे करना चाहूँगा एग्स बेहतर करने के लिए, क्योंकि फिर उनको ये ताने मिलते हैं कि वो बांझ है, वो बच्चा नहीं हो पा रहा, और ये ख़वातीन के लिए बड़ा मसला बनी हुई है। अच्छा, बच्चा इससे ना पैदा करें कि आपको ताने मिल रहे हैं, बच्चा इसलिए पैदा करें कि आपका दिल कर रहा है, ठीक है। क्योंकि
उनके जो ताने दे रहे हैं उन्होंने आपके बच्चों का बिल नहीं देना। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकती तो बांझ रहें और बच्चा मत पैदा करें, ठीक है। तो दूसरी बात ये कि एग की क्वालिटी कैसे इंप्रूव होती है, फॉलिक एसिड, विटामिन सी, विटामिन डी और शतावरी, उससे आपके पास एग की क्वालिटी भी इंप्रूव होती है, एग का स्पैन भी इंप्रूव होता है। मर्दों में शिलाजीत भी आपके पास स्पर्म की क्वालिटी इंप्रूव कर सकता है। मक्का रूट, मक्का रूट दो तरह की होती है, एक पीली मक्का रूट होती है, काली होती है। जो पीली वाली होती है ना, मेरा प्रोडक्ट जो है उसमें पीली वाली भी है। पीली वाली आपके स्पर्म की क्वालिटी भी इंप्रूव करता है, आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल भी बूस्ट करता है और स्पर्म की मोटिलिटी भी इंप्रूव करता है। डाइट में विटामिन ई इंक्लूडेड रखें, डाइट में आप बड़ा गोश्त इंक्लूडेड रखें, डाइट में आप सी फूड इंक्लूडेड रखें। सी फूड बहुत अच्छा है आपके पास स्पर्म क्वालिटी जो है उसको इंप्रूव करने के लिए। नॉर्मली हमारे पास औरतें फॉलिक एसिड तब लेना शुरू करती हैं जब वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं, पहले 3 महीने। फॉलिक एसिड आपके एग की क्वालिटी भी बेटर करता है। प्रेगनेंसी की तैयारी में ही उसको शुरू कर लिया करें, स्टार्ट में। हाँ बिल्कुल, ठीक है। लेकिन ये विटामिन्स हैं, इनको सप्लीमेंट की सूरत में लेना चाहिए या फ्रूट्स में? विटामिन सी को कभी सप्लीमेंट की सूरत में नहीं लेते। मैंने एक बार पहले भी एक बहुत मशहूर चैनल पे सेगमेंट किया था 5-6 साल पहले कि विटामिन सी हमारे पास जितना भी सिंथेटिक अवेलेबल है ना, चाहे 10,000 की बोतल भी आप उठाएंगी वो सारा चाइनीज़ है, उसमें कॉर्न स्टार्च और सल्फ्यूरिक मिला हुआ है। आंवला इज़ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी ऑन दिस प्लानट। आंवला तो खैर मेरा अपना पाउडर भी, लेकिन अगर आप अपना चाहते हैं तो आप अपना आंवला पाउडर भी ले लें। सिट्रस फ्रूट्स में विटामिन सी है, लेमन में विटामिन सी है। हाँ, विटामिन डी का सप्लीमेंट और इंजेक्शन लेना पड़ता है क्योंकि वो डाइट में इतना डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। उसके साथ साथ जो फॉलिक एसिड है उसके लिए ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाएं, लेकिन सप्लीमेंट लें, सप्लीमेंट में उसका सिंथेटिक। तो ये जो जिम्स में जो सप्लीमेंट यूज़ हो रहे होते हैं उस हवाले से भी बता दें। जिम में डिफरेंट तरह के सप्लीमेंट्स यूज़ होते हैं। एक सप्लीमेंट जिसके बहुत ज़्यादा हक में हूँ वो आपके पास प्रोटीन पाउडर है। जितने भी लोग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, देखिए जी, जब तक आप बाहर से प्रोटीन पाउडर की मदद नहीं लेंगे ना, वो खाली आप डाइट से पूरा नहीं कर सकते। प्रोटीन पाउडर का प्री वर्कआउट और पोस्ट वर्कआउट प्रोटोकॉल होता है, यानी वर्कआउट से 30 मिनट पहले लेना है और वर्कआउट के 30 मिनट बाद भी लेना है। लेकिन आपका प्रोटीन पाउडर ग्लूटेन फ्री होना चाहिए, सोय फ्री होना चाहिए। मर्द अगर बहुत ज़्यादा सोय लें तो उनके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स अफेक्ट होते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ वो आपके पास लैक्टोज और डेयरी फ्री भी होना चाहिए। वैसे मेरे अपने भी प्रोटीन पाउडर हैं फॉर मेन और वुमेन, आप मेरी भी चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी अच्छी ब्रांड को जानते हैं तो आप लें। लेकिन जितने भी लोग वर्कआउट कर रहे हैं, अच्छी गोश्त के साथ, दही के साथ, अच्छे मल्टीग्रेन अनाज के साथ प्रोटीन पाउडर मैंडेटरी है। अब बात करते हैं डॉक्टर साहब एक्सरसाइज के हवाले से। आपने डाइट बता दिया, आपने फास्टिंग बता दी, लेकिन एक्सरसाइज, जाहिर सी बात है, कुछ ख़वातीन कुछ मर्द हजरात ऐसे भी हैं जब तक वो एक्सरसाइज नहीं करते उनका वो वहम भी दूर नहीं होता पेट कम करने के लिए। तो कौन सी एक्सरसाइज बेहतर है? अच्छा, सबसे पहले मैं बता दूं, ख़वातीन के लिए पाकिस्तान में एक्सरसाइज इज़ नॉट मेंट फॉर एवरीवन। वो औरतें जिनकी फैमिली में आर्थराइटिस है, ऑस्टियोपोरोसिस है, हड्डियाँ वीक हैं, वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की तरफ ना जाया करे, बस वॉक वगैरह की तरफ रहे। यही ना हो कि अपना कोई फ्रैक्चर करवा लेंगे, पहले मैं बता दूं, क्योंकि बहुत सारी बेचारी औरतें मर्दों में माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है नॉर्मली इस तरह होता नहीं है। तो मर्दों को तो मैं कहती हूँ, और मर्दों में एनर्जी भी ज़्यादा होती है, टेस्टोस्टेरोन होता है, एग्रेशन भी ज़्यादा होती है। 3 बार हफ्ते में एक्सरसाइज ज़रूर करें ताकि घर जाके गुस्सा ना निकालें, बहुत अच्छी बात है। 3 बार आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें और 30 से 40 मिनट की आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें, उसको आप कार्डियो और रनिंग के साथ मिक्स भी कर सकते हैं। औरतें जिनकी बायोकेमिकल लैब्स इजाज़त देती हैं, जिनकी हड्डियां मजबूत हैं, उन औरतों को चाहिए वो भी हफ्ते में 3 बार स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें और हल्की फुल्की कार्डियो भी करें। लेकिन पेट अंदर जो है ना, वो डाइट से ज़्यादा होता है और एक्सरसाइज से कम होता है। एक इंसान एक्सरसाइज करता रहे और वो ग्लूटेन और डेयरी खाता रहे, पेट अंदर करके दिखा दे मैं अपना नाम बदल लूँगी। लेकिन एक्सरसाइज हेल्प कर सकती है। एक्सरसाइजेज हैं, जैसे आपके पास टबी क्रंचेज हैं, आपके पास एब्स की एक्सरसाइजेज हैं। लेकिन जो लोग ये कर रहे होते हैं उनमें बड़ा नज़्म ज़ब्त होता है, वो साथ डाइट भी कर रहे होते हैं। बड़ी खूबसूरत बात की डॉक्टर साहबा ने, बल्कि हमने बड़ी खुल के चर्चा किया आज इस पॉडकास्ट के अंदर। तो आपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अपने मेज़बान ज़ैन आसिफ को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।